नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के नेत्र सिस्टम के बारे में, जिसको हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किया गया था और इसे अब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी मंजूरी मिली है। यानी अब हमारी वायुसेना इसका प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल फेज में उपयोग कर सकती है। यह सिस्टम भारत की वायुसेना के लिए कितना आवश्यक है, यह आज के सेशन में आपको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना आवश्यक है, इसको बनाना कितना जरूरी था, इसको बनाने में भारत को कितना समय लगा, डीआरडीओ ने कितनी मेहनत की है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन भारत ने इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित कर लिया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 1985 से लेकर 2026 तक का जो दौर रहा, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, कई बार असफलताएं प्राप्त हुई, लेकिन फाइनली अब हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसके लिए फाइनली क्लियरेंस मिल गया है। तो देखिए, जो नेत्र सिस्टम है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो वास्तव में हवा में चलता फिरता एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम है जो किसी भी छोटे से छोटे टारगेट को आसानी से पता कर सकता है। इसे आई इन द स्काई कहते हैं, यानी हम आसमान में वायुसेना की ये आंख कहलाती है। यानी अगर दुश्मन पर नजर रखनी है, चाहे दुश्मन का ड्रोन हो, चाहे वायुयान हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा थ्रेट हो, मिसाइल वगैरह, सभी को ये आसानी से पहचानने की क्षमता रखता है। ऐसे बहुत से और भी सिस्टम आप कहेंगे सर ये तो रडार सिस्टम भी काम करते हैं। यहाँ पर भी रडार की ही बात होगी, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में होगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, समझते हैं पूरा। और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, डीआरडीओ डेवलप्ड नेत्र AEW&C इंडियाज आई इन द स्काई इज कॉम्बैट रेडी एज IF। यानी भारतीय वायुसेना के लिए इसे तैयार कर लिया गया है, सुर्खियों में है, सभी जगह चर्चाओं में बना हुआ है। अब देखो, फाइनली हम बात करें कि जो नेत्र सिस्टम है, जैसा कि मैंने कहा, ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे नेत्र के नाम से भारत ने डेवलप किया है और इसको अब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का, इस विमान पर इस टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। यानी जो AEW&C सिस्टम जो है वो इसमें यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और ये हवा में उड़ते हुए दुश्मन पर नजर रखने के लिए है। लेकिन ये जो नजर होती है वो बहुत पैनी होती है, यानी इससे दुश्मन बच नहीं सकता। हर किसी के पास में ये चीजें नहीं होती हैं, ये तकनीक मौजूद नहीं होती है। भारत की हम बात करें तो डीआरडीओ ने 1985 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसके तहत इसे बनाने का निर्णय लिया गया। 1999 तक हमने इसका प्रोटोटाइप तैयार किया था, लेकिन जो प्लेन जिसमें इसको लगाया गया था वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। हमारे इसमें 4 वैज्ञानिक और 4 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। उसके बाद डीआरडीओ ने 2004 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया और सीएबी यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम और डीआरडीओ, इन दोनों ने इस इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से शुरू किया। अब इस प्रोजेक्ट के लिए देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता दूं जरूरी थी। एक तो हमारे पास विमान होना चाहिए। अब विमान की हम बात करें तो भारत में बनते नहीं है। अब पहली बार हमने, अभी आपने देखा होगा C295 जो टाटा के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन इससे पहले विमान हमारे पास नहीं थे। तो उसके लिए हमने कांटेक्ट किया ब्राजील से और उसका जो एम्ब्रेयर विमान है ERJ-145, उस विमान को हमने यहाँ पर एक समझौते के तहत आयात किया। फिर हमने इसके जो सिस्टम थे, यानी इस एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम में आपको रडार की आवश्यकता होगी। लेटेस्ट ऐसा रडार जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब बनाने पड़ेंगे। तो ये डीआरडीओ ने खुद ने बनाना शुरू किया। तो 2008 में हमने ये विमान लिया, 2011-12 तक ये चीजें हमने बना ली। 2017 में हमने इसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया विमान के साथ और 2017 में यहाँ वायुसेना के लिए जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो मिल चुकी थी। हालांकि इसका यूज जो है वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन 2019 में आपको ध्यान हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब की गई थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, तब हमने इसका उपयोग कर लिया। यानी आपने इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस में ही इसका उपयोग कर लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, दुश्मन का पता करना बहुत जरूरी था। अब जून 2026 यानी 25 जून को
अब इसको फाइनल क्लियरेंस मिला है, यानी अब वायुसेना हमारी इसका उपयोग कर सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या सर हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई अवाक्स सिस्टम बोलते हैं, इसको अवाक्स प्रणाली बोलते हैं, इस अवाक्स प्रणाली के तहत हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे वाला तो 2017-19 में इनिशियली फेज में था। तो हम क्या इसका यूज नहीं कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे, लेकिन हमने इजराइल से इसे आयात किया था फाल्कन के नाम से। फाल्कन अवाक श्रेणी जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आती है। हमने इसे भी 2004 में ही एक एग्रीमेंट के तहत लिया था, यानी डीआरडीओ ने एक तरफ तो स्वदेशी तकनीक से बनाना शुरू किया और दूसरी तरफ एक एग्रीमेंट किया इजराइल और रसिया के साथ। तो यहाँ पर इजराइल ने तो ये तय किया कि भारत को हम अपना खुद का फाल्कन अवाक सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, और रसिया ने यह तय किया कि हम भारत को विमान उपलब्ध कराएंगे। तो 3 की संख्या में फाल्कन अवाक सिस्टम जो है भारतीय सेना के पास में, भारतीय वायुसेना के पास में आ गए, और इस तरीके से हवा में हमारी जो निगरानी प्रणाली है वो मजबूत हुई। अगर आप फाल्कन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हैवी और एडवांस सिस्टम है, दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक आता है। ये 360 डिग्री का कवरेज देता है, यानी पूरे 360 डिग्री पूरे सर्कल में किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने की, ट्रैक करने की क्षमता इस सिस्टम के पास में है। हमारा जो अभी सिस्टम है वो 2 संस्करण में विकसित हुआ है, नेत्र MK1 यानी नेत्र मार्क 1, फिर नेत्र मार्क 2। नेत्र मार्क MK1 की बात करें तो 240 डिग्री का कवरेज है, लेकिन नेत्र MK2 में हम 360 डिग्री का कवरेज भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें कि डीआरडीओ और सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABC इसके द्वारा स्वदेशी तकनीक से इसे डेवलप करना शुरू किया 2004 में, और इसको डेवलप कर लिया है। अब एम्ब्रियर विमान इसमें ब्राजील के हैं जो इसमें लगाए जाते हैं। अब इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? प्रमुख कार्य ये है कि ये विमान हवा में उड़ता है, दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, इन सभी को जल्दी से जल्दी ट्रैक करने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी पहचानना है। युद्ध की स्थिति में ये जरूरी है कि कौन पहले डिटेक्शन करता है, फिर उसकी ट्रैकिंग करता है, फिर उस पर अटैक करता है। तो ये सिस्टम इसलिए जरूरी है कि ताकि जो थ्रेट आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पहचाना जा सके, ट्रैक किया जा सके, और फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को के अकॉर्डिंग उस पर हमला किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत बड़ी जीत है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर अवधेश कुमार भारती जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने इसे बनाया ही नहीं है, वायुसेना जो है इसका उपयोग ही नहीं करेगी, बल्कि इसके निर्माण में भी वायुसेना ने पूरी भूमिका निभाई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने इसका उपयोग किया, ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग किया, और भविष्य की हमारी जो रणनीति है वो ये है कि हमने एक तो बना लिया है, ऐसे हम 6 विमान और तैनात करेंगे, यानी 6 अवाक सिस्टम और ऐसे लगाएंगे, 6 नेत्र सिस्टम हम और तैनात करेंगे टोटल। यानी हमारे पास में कितने होने वाले हैं? 7, एक ये और 6 इसके अलावा। एक बन चुका है, बाकी पर काम शुरू कर दिया गया है। अब देखो इसकी जो तकनीकी विशेषता है, इसका तकनीकी विश्लेषण है, उसको अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास ही नहीं, दुनिया के कई देशों के पास में, अमेरिका है, इजराइल है, चाइना है, रसिया है, बहुत सारे देशों के पास में है, खुद ने अपने अपने अवाक सिस्टम जो हैं वो बनाए हैं। अब भारत की बात करें, हम भारत की इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एयरबॉर्न जो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं, AEW&C सिस्टम जो होते हैं, सबसे पहली बात ये आसमान में उड़ते हैं। आसमान में उड़ते हुए आप इसको एक रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, एक सर्वर कह सकते हैं, जो पूरी तरह से टारगेट जितने भी होते हैं उन पर नजर भी रखेगा, और आपके जितने भी लड़ाकू विमान हैं, ग्राउंड स्टेशन हैं हमारे, या फिर हमारे जितने भी आक्रमण करने की जो कैपेबिलिटी वाले जितने व्हीकल्स हैं, उन सब के लिए ये मैसेज सिग्नल भी भेजता है, उनसे इंटीग्रेट होकर रहता है। यह सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है ऐसा रडार। ऐसा रडार का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो है, आप इसको ये मान सकते हैं कि ये AEW&C का हार्ट होता है, दिल होता है। ये एक प्रकार की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है। जनरली क्या होता है कि आपने पारंपरिक जो रडार देखे होंगे वो उसमें ऐसे एक गोलाकार आकृति होती है, वो घूमती रहती है स्कैन करने के लिए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इसमें इस तरीके की संरचना होती है जिसमें हजारों ट्रांसमीटर रिसीवर जो मॉड्यूल होते हैं वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक बीम के माध्यम से टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं।
नेत्र की बात करें हम तो नेत्र MK1 जो है उसका एक जो सिस्टम है, इसमें जो ऐसा रडार लगा है 120 डिग्री का कवरेज एक तरफ और 120 डिग्री का कवरेज दूसरी तरफ, यानी टोटल 240 डिग्री के क्षेत्र में ये किसी भी टारगेट को, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो या किसी भी प्रकार का अन्य विमान हो, उसको ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अब इसमें देखिए कि लुक डाउन कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। लुक डाउन कैपेसिटी का मतलब क्या है आप समझना, जैसे आप देखिए पृथ्वी आपको पता है कि गोलाकार है, पृथ्वी का एक कर्वेचर है, इस तरीके से घूमी हुई है पृथ्वी, मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। अब आप यहां पर जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, अब कोई टारगेट यहां से बहुत कम ऊंचाई पर जा रहा है दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से, तो इस टारगेट को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा। आपका रडार जैसे मान लीजिए ऊपर लगा हुआ है और यहां से जो टारगेट है वो यहां से निकल गया, कम ऊंचाई से निकल गया, तो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब ये विमान, भारतीय वायुसेना का ये विमान इस सिस्टम के साथ ऊपर से जब कवरेज करता है, तो कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं बचती है जहां उसको देखा ना जा सके, ट्रैक नहीं किया जा सके, क्योंकि ये जो विमान है वो लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता रखते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, यानी यह सिस्टम केवल रडार से नहीं बल्कि दुश्मन के सिग्नल को भी पकड़ने की जानकारी देता है। जैसे मान लो दुश्मन का रडार है, उस रडार के जो सिग्नल निकलेंगे उस सिग्नल से भी ये पता लगा लेता है कि कहां पर है, किस तरीके से है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका पता लगाता है। इसके अलावा रेडियो संचार नेटवर्क जो है उसको भी इंटरसेप्ट करता है, यानी दुश्मन के द्वारा जो सिग्नल भेजे गए हमें पकड़ने के लिए, हमने उन सिग्नल को ही पकड़ के उसकी स्थिति का पता लगा लिया। तो ये इसमें पोजीशन होती है। ठीक है। अब देखो एक इसमें सामरिक डेटा लिंक यानी टैक्टिकल डेटा लिंक का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब युद्ध होगा तो ये विमान सबसे ऊंचाई पर घूम रहा होगा, ये विमान सबसे ऊंचाई पर घूम रहा होगा। दुश्मन पर हमला करने के लिए हमारे सुखोई विमान, राफेल विमान ये सारे घूम रहे होंगे। हमारा ग्राउंड स्टेशन यहाँ पर लगा हुआ है, नौसेना के जहाज हमारे पानी में हैं। ये विमान इन सबसे कनेक्ट होगा, इन सबसे कनेक्ट होगा और यहां से अपने जो ऐसा रडार सिस्टम है उसकी सहायता से दुश्मन की स्थिति को, टारगेट का पता करके उसका पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करके इन सभी को उपलब्ध कराएगा, इन सभी को उपलब्ध कराएगा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हवाई सुरक्षा जो है या हवा में रहकर ये ऐसी निगरानी करेगा कि हमारा हर जो पार्ट है, हर हमारी जो हर डिफेंसिव जो वो है यानी वेपन्स हैं या फिर हमारा सिस्टम है, उन सबको ये एक तरीके से जानकारी उपलब्ध कराता है और वो भी रियल टाइम डेटा देता है कि वर्तमान में पोजीशन कहां पर है, कैसी है। तो एक प्रकार का ये सर्वर है जिससे ये सारे कनेक्ट होंगे और इसमें सेटकॉम और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जैसी जो सिस्टम है, एनक्रिप्टेड डेटा जो लिंक होता है, वो सारी चीजें फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती हैं। अब रियल टाइम डेटा जब ये देता है तो जो हमारे पायलट हैं, ये जो पायलट हैं, इनको अपना रडार शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे इसने अपना रडार शुरू किया तो हो सकता है दुश्मन इस रडार की जो रेडियो तरंगे उनके आधार पर इसकी लोकेशन पता कर ले, लेकिन यहाँ पायलट को अपना रडार जो है वो उसको इनिशिएट करने की आवश्यकता नहीं है, इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। समझ रहे? तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर इसमें आ जाइए सेल्फ प्रोटेक्शन सूट। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट का मतलब होता है कि जैसे ये बहुत बड़ा विमान है, बहुत बड़ा विमान है तो उस स्थिति में दुश्मन इसको आसानी से डिटेक्ट भी कर सकता है। दुश्मन ने इसका मान लीजिए पता लगा लिया लोकेशन का, तो इस पर हमला करके इसे नष्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए इसमें बहुत सारी तकनीकें लगाई हैं, जैसे कि रडार वार्निंग रिसीवर है, यानी अगर दुश्मन का कोई भी रडार इस विमान को ट्रैक कर रहा है तो पायलट को तुरंत पता लग जाएगा कि दुश्मन का जो रडार है वो ट्रैकिंग पोजीशन में आ रहा है। फिर इसमें है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, यानी कोई मिसाइल नजदीक आ रही है तो उसकी सूचना भी तुरंत पता लग जाएगी। और फिर इसमें है चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर। चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर का मतलब है इसमें से बहुत सारे जो फ्लेयर्स हैं वो इस तरीके से भेजे जाते हैं ताकि दुश्मन की जो मिसाइलें हैं वो भटक जाती हैं, वो समझ नहीं पाती कि असली टारगेट है कौन सा। तो इस तरीके से ये काम करता है और एडवांस सुरक्षा लेयर के रूप में काम करेगा, हर खतरे पर नजर रखेगा और मिशन की सफलता की गारंटी ये देता है। फिर इसमें एक टेक्नोलॉजी है आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो दुश्मन के भी बहुत सारे लड़ाकू विमान होंगे और हमारे भी बहुत सारे लड़ाकू विमान होंगे। अब कई बार ये होता है कि हमारा जो मिसाइल सिस्टम है जिससे हम अटैक कर रहे हैं
या लॉन्चर छोड़ रहे हैं कुछ भी, तो हम पहचाने कैसे कि इस समय जो टारगेट है वो काफी दूर है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। अब पहचाने कैसे कि हमारा टारगेट है, यानी हमारा खुद का विमान है या फिर टारगेट है दुश्मन का है। तो ऐसी स्थिति में ये विमान आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? इसमें आईएफएफ सिग्नल होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर। ये आईएफएफ सिग्नल जो है जब भेजे जाते हैं तो हमारे जो विमान होंगे उनसे ये मैचिंग करेगा, यानी आईएफएफ संकेत जो है वो मैच कर जाएंगे, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये अपना विमान है। लेकिन दुश्मन का जो विमान है उससे ये संकेत जो है मैच नहीं करेगा, तो उससे पता लग जाएगा कि ये दुश्मन का विमान है और उस पर हमला किया जा सकता है। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो विमान, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्ब्रेयर विमान इसमें लगाया गया है, जो हमने ब्राजील से लिया है। इस पर जो एंटीना लगा है इसको कहते हैं डोर्सल पाइलन, और ये जो एंटीना है गोलाकार एंटीना स्वदेशी तकनीक से भारत ने डेवलप किया है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है, मतलब कि हवा में ही उड़ान के दौरान ही इसमें फ्यूल दोबारा से भरा जा सकता है। जमीन पर इसे वापस आने की जरूरत नहीं है, दूसरे विमान से इसे कनेक्ट करके इसमें फ्यूलिंग कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग। और 9 से 10 घंटे ये हवा में रहकर, जमीन से ऊपर हवा में रहकर आराम से अपना कार्य कर सकता है, निगरानी कर सकता है। यानी इस तरीके से ये पूरा इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो कार्य करता है, दुश्मन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अब देखिए भारत ने अभी जो बनाया है उसकी मैं बात करूं, वो है नेत्र MK1। नेत्र MK1 जिसको एफओसी दी गई है। अब इसका एडवांस वर्जन भी बन रहा है, नेत्र MK2। अब नेत्र MK2 जो है उसमें और इसमें क्या अंतर है वो भी आप समझ लीजिए। नेत्र MK1 अभी जैसा कि मैंने कहा एम्ब्रेयर विमान उसके लिए यूज किए जा रहे हैं। एम्ब्रेयर विमान से भी बड़े विमान है एयरबस A32, इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा नेत्र MK2 में। अब लड़ाकू विमान, सॉरी, ये जो विमान है इसका आकार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है तो इसके ऊपर जो एंटीना है वो भी बड़े आकार का लगाया जा सकता है। इसमें अधिक ईंधन भरने की कैपेसिटी होगी तो ये ज्यादा समय तक कार्य कर सकता है। समझ रहे? तो ऑपरेटर के लिए आप कह सकते हैं कि जिसमें ज्यादा वर्क स्टेशन भी लगाए जाएंगे और ज्यादा, यहां पर कह सकते हैं इसकी रेंज है, ज्यादा कैपेसिटी है, ईंधन क्षमता ज्यादा होगी, बड़ा रडार एंटीना लगाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर कि इसमें एडवांस गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा रडार है, ऐसा रडार, उनमें हम गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल लगाएंगे। मैंने कहा था ना कि आपके जो ऐसा रडार होते हैं हजारों ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल होते हैं, तो यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड का उपयोग कर रहे हैं। गैलियम नाइट्राइड का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हीट कम उत्सर्जित होती है, हीट कम से कम निकलती है, तो सिग्नल जो है उसका पता दुश्मन को नहीं लग पाता एक तो, और इससे जो सिग्नल निकलता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी दुश्मन पर हम आसानी से यहाँ पर स्ट्रांग सिग्नल के द्वारा उसका पता कर सकते हैं। इवन तक स्टिल्थ फाइटर जेट जो है उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एक और अंतर नेत्र MK2 में ये है कि अभी तक हम जो नेत्र MK1 की बात कर रहे थे उसमें साइड में रडार लगाए जाते थे, साइड में, यानी ये जो क्षेत्र है यहां से हम एक तरीके से 120 डिग्री वो करते हैं, कवरेज करते हैं। लेकिन फ्रंट में कोई रडार यहां पर नहीं था, फ्रंट में नहीं था, तो यहां पर कोई ना कोई ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है, यानी इसका दुश्मन का पता नहीं लग पाता था। लेकिन नेत्र MK2 है उसमें नोज माउंटेड रडार भी लगाया गया है ताकि दुश्मन का सामने से भी पता लग जाए। और फिर नेत्र MK1 आपकी लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइलों का तो पता कर सकता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल काफी दूरी से आ रही हैं, 20 मैक, 30 मैक, 24 मैक, इतनी बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आती हैं, उनका पता नहीं लगा सकता। लेकिन नेत्र MK2 जो है उसका भी पता कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो नेत्र MK1 240 डिग्री कवरेज, यहाँ पर 300, इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर, इसकी 400 से 500 किलोमीटर। इसमें पारंपरिक TR मॉड्यूल हैं, इसमें गैलियम नाइट्राइड वाले हैं। ये सामने की तरफ अदृश्य क्षेत्र रखता है, लेकिन इसमें नोज रडार से आपने उस ब्लाइंड स्पॉट को खत्म कर दिया। ये 5 से 6 घंटे का बिना मतलब ईंधन भरे लगातार चल सकता है, ये 10 घंटे तक चल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है नेत्र MK2। इसको आप फाल्कन जो सिस्टम है AEW&C जो कि इजराइल का है, उसके कंपैरेटिव रख सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बराबर। तो ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी DRDO को ये सफलता जो मिली है ये वैश्विक स्तर की है, इसलिए हमारे वैज्ञानिक इसमें बधाई के पात्र हैं। तो ये था दोस्तों भारत का नेत्र सिस्टम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा
और इसी तरीके की बेहतर जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।